कारखाने लगाएंगे, नए नए उद्योग लगाएंगे, नए नए, और साथ ही साथ सरकार का रोल क्या होगा कि उस देश में तमाम तरीके की सेवाएं प्रदान करें, जिसको आप बोलते हैं कल्याणकारी राज। कल्याणकारी लोग का मतलब ये है कि सरकार देश का वह व्यक्ति जो तक आखिरी पायदान है, जिसके पास रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं, इसके पास संसाधन कमी नहीं, उसका भी उतना ही ख्याल रखेगी जितना एक बड़े बिजनेसमैन है। इसीलिए भी कोई भी अर्थव्यवस्था, कोई भी स्कीम बनती है, किसी तरीके का कोई पॉलिसी बनती है, तो सरकार का उद्देश्य होता है जो समाज का सबसे आखिरी पैदा बैठा व्यक्ति है उसको इलाज करना। इसको बोला लोक कल्याणकारी राज, यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो सरकार का रोल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और पूंजीपतियों का रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा, या इस बात से तय होगा कि दोनों को। इसी क्रम में उस समय हमने परमाणु केंद्र बनाया, हमने बनाया ऊर्जा केंद्र बनाए, हमने इलेक्ट्रिक, हमने दूसरों देशों से मदद लेके नए नए तरीके से, अब भिलाई हमने पावर प्लांट का नाम सुना होगा, राउरकेला का आपने नाम सुना होगा, तो वो इसलिए बनाए ताकि वो चाहते थे दूसरे देशों के सहयोग से हम इस चीज को बनाएंगे, क्योंकि उनको ये पता था कि हम अगर ये जो, क्योंकि हमने 200 साल 400 साल गुलामी लेके आए, तो हमको लगता था कि अगर हम देश को फिर से वापस दे देंगे तो हमारे पास कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले 200 साल तक देश गुलामी। इसलिए उन्होंने कहा नहीं, समाजवाद, यानी कि हर व्यक्ति जो अपनी पैसा में बैठा हुआ है उसके साथ सरकार वही न्याय करेगी, वही सुविधाएं प्रदान करेंगी जो समाज के सबसे अधिक है। इसलिए आपके रूल्स और रेगुलेशन, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, वो प्रैक्टिकलिटी भी कितना अप्लीकेबल होते हैं वो कुछ करना है, लेकिन जो रूल्स और रेगुलेशन है वो दोनों के लिए समान। तो अब हम सबसे पहले ये है कि सबसे पहले हम ये जो मार्शल में हम लोग लिखेंगे क्या, साथ साथ लिखाना तो बना ना, कुछ लिख लीजिए कि जो सबसे पहले जो भारत में इसके स्टार्ट हुआ, एडम स्मिथ आए, एडम स्मिथ के बाद आए मार्शल, उन्होंने अपनी किताब लिखी, उन्होंने मार्शल ने जो वेलफेयर यानी कि कल्याण की डेफिनेशन बताई वो ऐसी थी कि अर्थशास्त्र में, मुझे ये बताया गया कि आप साथ पढ़ाने के साथ आप लिखाएंगे, ठीक है, अर्थशास्त्र में मानव जीवन के साधारण व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में मानव जीवन के साधारण व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिससे निकट संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उसके उपयोग से है, तथा उसके उपयोग से है जो कि कल्याण के लिए आवश्यक है, जो कि कल्याण के लिए आवश्यक निकट संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उसके उपयोग से है जो कल्याण के लिए आवश्यक है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मुझे बोल देने में फिर से लिखा दो, ठीक है, आपने लिख दिया। मार्शल के हिस्से से थे पीहू। पीहू ने ये कहा, उन्होंने भी अपनी कल्याण की डेफिनेशन, उनकी डेफिनेशन लिख लीजिए। पहले लिख लीजिए कल्याण क्या है। कल्याण मतलब वेलफेयर। कल्याण का अर्थ है, कल्याण का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि। वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि। यह व्यक्तिपरक
व्यक्तिपरक का मतलब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। अब इसका मतलब ये है कि पीगू ने कहा कि अगर देश में संसाधनों जो सेवाएं हैं, सर्विसेज है, उसका जो हम उपभोग करते हैं, यही कल्याण का साधन है। आप खाना खाते हैं, आप ब्रांडेड वॉच पहनते हैं, आप कार चलाते हैं, इन सबसे हमको संतुष्टि मिलती है। लेकिन जो संतुष्टि ये व्यक्तिगत हो सकता है कि मेरे लिए जो संतुष्टि का माध्यम हो, मेरे लिए कार हो सकता है आपके लिए संतुष्टि का माध्यम एक स्कूटी हो, क्यों हो सकता है आपके लिए एरोप्लेन हो सकती है, और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, ये व्यक्ति की इनकम पे भी डिपेंड करेगा। एक गरीब व्यक्ति जिसके पास खाने को कुछ नहीं, तो उसके लिए संतुष्टि होगी कि उसके लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो। एक व्यक्ति जो 50,000 रुपए महीने कमाता है, उसके लिए हो कि मेरे पास 1 लाख रुपए का आय हो। एक व्यक्ति जिसकी इनकम 2.5 लाख रुपए है, उसको ये हो कि मेरे पास एक बड़ी मर्सिडीज हो या बड़ी BMW हो। तो व्यक्ति टू व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन उसके इनकम लेवल पे डिपेंड है। एक आदमी जिसका 2 दिन से चूल्हा नहीं जला, उसके लिए यही, जिसका सामान नहीं बिका, वो ये सोच रहा है कि आज मेरी 200 रुपए की इनकम हो, तो उसके लिए कल्याण का डेफिनेशन क्या होगा? उसके लिए कल्याण का डेफिनेशन ये होगा कि जो मैं उपभोग कर रहा हूँ, जिस चीज की मुझे जरूरत है, वो मुझे मिल जाए। आपके लिए अभी संतुष्टि का माध्यम हो सकता है कि मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, हो सकता है इनके लिए नौकरी मैटर ना, हो सकता है ये सोच रहे हो कि मेरे लिए बिजनेस काफी फायदा है, मैं बड़ा बिजनेस करूं। तो इसीलिए जो वेलफेयर है, ये जो कल्याण की जो हमने डिफिनेशन देखी, ये पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति पर, मतलब ये सभी के साथ चेंज। पीगू ने अपनी बात में इन्होंने ये कहा था कि जो आपका कल्याण की जो परिभाषा है, ये आर्थिक है, मतलब आप गुड्स और सर्विसेज सभी की सेवाओं को उपभोग ढेर सारा कर रहे हैं, तो आप बहुत आपका जो वेलफेयर वो मैक्सिमम। इन्होंने केवल आर्थिक कल्याण की बात, आप लिखिए इस पॉइंट में, पीगू ने केवल आर्थिक कल्याण की बात। उन्होंने ये कहा कि इस कल्याण को अधिकतम कैसे किया जाए। उन्होंने इस बारे में बात की कि इस कल्याण को अधिकतम कैसे किया जाए। उन्होंने कल्याण को अधिकतम करने की बात। आपका नाम क्या है? कौशल। कौशल, आप एक बात ये बताइए कि अगर मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूं, तो आप ये कहेंगे कि आपका कल्याण हो गया है? क्यों? आपको मैं 50 करोड़ रुपए दे देता हूँ, मैं आपको 100 करोड़ रुपए दे देता हूँ, बिल्कुल, चलिए एक पॉइंट सही है। आपको अगर मैं 50 करोड़ रुपए दे दूँ, तो आपको क्या लगता है आपका जो वेलफेयर है, कल्याण मैक्सिमम होगा? आपके पास एक गाड़ी है, मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपको 50 करोड़ रुपए आपके बैंक बैलेंस में है, तो आपका क्या कल्याण मैक्सिमम होगा? होगा, कल्याण मैक्सिमम होगा। चलिए, ये बात हो सकती है। ये ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपके पास पैसे हों और आपके पास ढेर सारे पैसे, आपके पास मकान बड़ा हो, आपका कल्याण मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन आप रास्ते में चल रहे हैं और आपकी कोई इज्जत नहीं करता है, समाज की कोई इज्जत, तो हो सकता है आपके लिए उस पैसे का कोई कीमत नहीं रहे। अब आप ये चाहते हैं कि अगर मैं रास्ते में चलूं, लोग मुझे इज्जत से बात करें, मेरी रेस्पेक्ट करें, मेरी समाज में प्रतिष्ठा हो, तो ये भी कल्याण का ही रूप है। आपको आपके जेब में ढेर सारे पैसे, आपके पास ढेर सारा बैंक बैलेंस, आपके पास मर्सिडीज है, लेकिन सामने वाला कोई भाव ही नहीं दे रहा, तो आपको क्या लगेगा? उस चीज के लिए क्या इज्जत होगी आपकी? तो आपका कल्याण से मैक्सिमम हुआ नहीं। तो पीगू ने केवल ये कहा कि आप वस्तुओं और सेवाओं का मैक्सिमम उपभोग कर रहे हैं, तो आप अधिकतम कल्याण हैं। लेकिन इन्होंने इसकी बात नहीं की सामाजिक कल्याण कि एक व्यक्ति जब किसी समाज में रहता है, एक मनुष्य जब समाज में रहता है, तो ये उम्मीद करता है सोसाइटी से कि उसको लोग इज्जत करें, उसकी समाज में बात करें, उससे तमीज से बात करें। उसकी कहने का मतलब वो चाहता है कि सोसाइटी उसके साथ एक अच्छा बिहेव करे। आप जा रहे हैं, आपको पुलिस उठा के थप्पड़ दो मार दे रही, तो आपको क्या लगेगा? आपके पास बहुत पैसा है कहने का, लेकिन आपकी सोसाइटी में आपका कल्याण मैक्सिमम नहीं।
इसीलिए जो सामाजिक कल्याण की इन्होंने बात नहीं, इन्होंने कहा कि कल्याण जो आर्थिक कल्याण है वो सामाजिक कल्याण का एक भाग, जिसको आप बोलते हैं, कुछ शब्दों में लिख लीजिए कि आप रिस्पेक्ट, आप लिख लीजिए आप प्रतिष्ठा के रिस्पेक्ट, प्रतिष्ठा, सामाजिक कल्याण में आती है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, पद, अब दूसरी बात ये होती है कि आपकी समाज में प्रतिष्ठा भी है, पद भी है, पैसा भी है, तो क्या आपको लगता है कि आप अधिकतम कल्याण को प्राप्त कर रहे हैं? तो लीजिए, अगर मैं ये कहूं कि आप हरदोई जिले के एक पूंजीपति इंसान हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन यहाँ का मौसम बहुत ही गंदा है, हवा एकदम जहरीली, हवा एकदम खराब है, सांस की आपको बीमारी और आप कैंसर से पीड़ित, तो आप, तो आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी आप कैंसर से पीड़ित, तो आपके लिए कल्याण मैक्सिमम हुआ देखिए। क्यों? क्योंकि आप उस सिचुएशन में है कहीं कैंसर से पीड़ित, इसका मतलब कल्याण की डिफिनेशन और बिगड़, इसका मतलब ये कि वहां के पर्यावरण पे भी आपका कल्याण निर्भर करता है, ये लिख वहां के कल्याण, वहां के पर्यावरण से भी आपका कल्याण डिसाइड होता है। क्वेश्चन ये था कि इस कल्याण, आ जाइए बेटे, इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आप लोग इतना पीछे क्यों बैठे हो, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आप ही आ जाइए सर, आप ही आ जाइए, तीनों लोग आ जाइए, तीनों लोग आ जाइए, आप लोग सारे लोग यहीं के हैं ना, आप ही आ जाइए सर, आप ही आ जाइए, ठीक है, ऑडिबल है ना, सुनाई दे रही है मेरी आवाज? क्वेश्चन ये था कि इनकी कल्याण में वृद्धि कैसे की है। तो सबसे पहले ये है कि आय का समान वितरण। आपने एक सुना होगा, डायलॉग सुना होगा कि अमीरों से सरकार अमीरों पर टैक्स लगाती है, तो आपने डायलॉग सुना होगा, अमीरों से लेता बहुत कुछ, गरीबों को देता। तो सरकार की ये उद्देश्य है कि अगर समाज में स्थिरता लानी है, समाज में अगर बैलेंस को मेंटेन करना है, कल्याण को मैक्सिमम करना है, अगर एक व्यक्ति गरीब से और गरीब होता जा रहा है और दूसरा अमीर से और अमीर होता जा रहा है, तो इन दोनों की खाई बढ़ती जाए, और जितनी खाई बढ़ेगी उतना इस समाज में लोग आपसी बीच में मनमुटाव हो। एक आदमी के पास बहुत पैसे, एक आदमी के पास कोई पैसे नहीं, तो वो क्या करेगा? वो कोशिश करेगा मैं इसको छीन के खा लूं, वो पूरी कोशिश करेगा। आपने देखा होगा पुराने जमाने में ऐसा होता था कि डाकू लूटते थे, गांव में सोना बांट देते थे, उससे होता क्या था, गरीब के पास ही पैसा पहुंच जाता था। तो सरकार ने क्या किया, टैक्स के माध्यम से, टैक्स से आपके ऊपर टैक्स क्यों लगा? आप एक कॉपी, एक पेन भी खरीदते हैं तो आप उसमें सरकार को टैक्स देते, तो जितना ज्यादा आप वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करेंगे उतना सरकार आपसे टैक्स वसूलती है। उसी टैक्स को गांव में वो इन्वेस्ट करती है या रोड, सड़कें सब कुछ बनाती है ताकि आय का समान वितरण हो सके। तो कल्याण को मैक्सिमम कैसे किया जाए, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि आय का समान वितरण होना चाहिए। लिखते रहिए बताओ, आय का समान वितरण लीजिए या पुनर्वितरण होना चाहिए। दूसरा है वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि, जो पीकू ने कहा। इसका मतलब है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में बृहद वृद्धि होनी चाहिए, और साथ ही साथ एक ब्रैकेट में लिख लीजिए कि अन्य साधन स्थिर रहे। वस्तुओं और वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि, हाँ मैं बताता हूँ। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में बृहद वृद्धि और अन्य बातें समान रहे। इसका मतलब ये है कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि हम ढेर सारा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्शन का असर ये होगा कि उसको अधिकतम मैक्सिमम लोग उसको यूटिलाइजेशन करें, उसको उपभोग करें। हम ढेर सारा मार्केट बना रहे हैं ताकि हम ढेर सारा गेहूं उगा रहे हैं ताकि सब लोगों को खाना मिल सके, हम ढेर सारा मोबाइल का प्रोडक्शन कर रहे हैं ताकि हर एक हाथ में मोबाइल हो। इसका मतलब ये कि जितना ज्यादा आप वस्तुओं सेवाओं को बढ़ाएंगे, उनका उत्पादन ज्यादा करेंगे, लोगों के पास यूज करने के संसाधन ज्यादा। इसी को बोलते हैं वास्तविक आय की राष्ट्रीय आय। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो आप इस माध्यम से आय का वितरण कर रहे हैं,
वो कितना ज्यादा है, वो समान वितरण है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि केवल आप जो पॉलिसी बना रहे हैं या संसाधनों को जो वितरण कर रहे हैं वो केवल अमीर के पास कर रहे हैं, गरीब के पास कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अगर इस स्थिति में अगर आप ज्यादा से ज्यादा उनको जो कल्याण की स्थिति में, तो गरीब आदमी कल्याण की स्थिति में कैसे पहुंचे? हर कोई अब नेता आपने सोचा होगा हमें गरीबों का भला करें, वो किस तरीके से भला करेंगे? हम आपके गांव में सड़क बनवाएंगे, हम आपके लिए हैंडपंप की पानी की व्यवस्था करेंगे, हम आपके लिए पेयजल की व्यवस्था करेंगे। वो सारी चीजें जो इंसान को जीवन जीने के लिए सहायक है, वो कल्याण के क्षेत्र आपके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट देना भी ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। अगला पॉइंट देखिए, इनकी कुछ मान्यताएं थी, आपकी चीजें दी हुई, ये आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं, लेकिन मैंने सोचा इसको भूमिका बनाने के लिए मैंने सोचा। उन्होंने ये कहा कि जो भी हम सर्विसेज को बोलते हैं, जो भी हम वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं उससे संतुष्टि का अक्सर समान रहना चाहिए। उपयोगिता की अंतर वैयक्तिक तुलना अलग अलग हो, हर इंसान के लिए मनी का कॉन्सेप्ट अलग अलग हो सकता है। मेरे पास 50 लाख रुपए है, लेकिन मुझे उतनी संतुष्टि नहीं मिल रही जितना एक गरीब आदमी को। एक आदमी जिसकी इनकम 10,000 रुपए है, उसके लिए संतुष्टि 50 लाख रुपए की कीमत हो सकती है, लेकिन जो करोड़पति है उसके लिए 1 लाख रुपए की कीमत। ये था वेलफेयर का कॉन्सेप्ट। तो ये वेलफेयर का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया, भारत में इसलिए लाया गया क्योंकि वो चाहते थे भारत के संविधान सभा बनी, तो उनमें सबसे प्रमुख बात ये उठाई गई कि कैसे हम लोगों के अधिकतर वेलफेयर को मैच बनाएंगे। तो उसमें सबसे बड़ी बात थी कि हम इस देश में बढ़ती हुई जनसंख्या, उनकी बेरोजगारी को कैसे रोकें। आप कुछ पॉइंट लिख लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ाना सकूं। बेरोजगारी में लिखिए, बेरोजगारी क्या होती है? वह व्यक्ति जो दिए गए मजदूरी दर पे काम करना चाहता है पर उसे काम नहीं, तो इस स्थिति हुआ बेरोजगार तो काफी दिए गई मजदूरी दर पे वो काम करना चाहता है लेकिन उसके पास काम नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि मैं काम करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सरकार मुझे 200 रुपए प्रति कर दे, लेकिन मेरे पास काम नहीं, तो इस स्थिति में मैं बेरोजगार। अब ये दूसरा पॉइंट लिखिए, उस पॉइंट लिख लीजिए कि श्रम शक्ति क्या होती है, जिसको आप लेबर फोर्स बोलते हैं। श्रम शक्ति में 15 से 65 साल के लोग आते हैं, या कहीं कहीं 15 से 59 साल के लोग आते हैं, जिसको आप कभी कभी जनांकी लाभांश निकाल, जिसको आप बोलते हैं पॉपुलेशन डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनांकी लाभांश। इसका मतलब ये है कि इसमें दो तरीके दोनों आएंगे। श्रम शक्ति का मतलब ये है कि जो व्यक्ति देखिए रोजगार में है और बेरोजगार दोनों श्रम शक्ति का हिस्सा। देखते हैं इस वक्त श्रम शक्ति में, श्रम शक्ति मतलब 15 से 65 या 15 से 59, हाँ कहीं कभी कभी कुछ जगह 65 भी होते हैं। इसमें रोजगार और बेरोजगार दोनों है। अगर हमको बेरोजगारी की दर निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे? बेरोजगारी दर बराबर बेरोजगारों की संख्या बटे, बेरोजगारी दर बराबर बेरोजगारों की संख्या बटे श्रम शक्ति इंटू 100। श्रम बाल भागीदारी दर, श्रम बाल भागीदारी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट,
लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, श्रम बल भागीदारी दर, इसको लिखिए। या किसी अर्थव्यवस्था की श्रम शक्ति के या किसी अर्थव्यवस्था की श्रम शक्ति के सक्रिय भाग को प्रदर्शित करते हैं। वह श्रम शक्ति जो रोजगार में लगी, तथा राष्ट्रीय जनसंख्या के तथा उसकी राष्ट्रीय जनसंख्या के उसी आयु वर्ग के लोगों के बीच अनुपात को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमने 0 से लेके 15 साल से कम लोगों को और 65 साल से लोगों के ऊपर को इसको श्रम में क्यों नहीं, श्रम शक्ति में क्यों नहीं? क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो 0 से लेके 14 साल का बच्चा है वो अभी भी अपने माता पिता पे निर्भर है, उसके सारी जरूरतें कौन पूरी करते हैं? 65 साल की उम्र के लोग काम करने को इच्छुक नहीं, क्योंकि वो भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, जो कि क्योंकि अब ये मेन मुख्य जो श्रम शक्ति उसका पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो काम करने की स्थिति में नहीं, इसीलिए हम पॉपुलेशन को मानते हैं 15 से 59 साल के। और भारत एक ऐसा देश है जहां पर युवा पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री इस बात को विदेशों में बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि तब आप हमारे देश में, हमारे देश में युवाओं की संख्या ज्यादा है, काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, आप हमारे देश में कंपनीज बनाइए, आप हमारे देश में निवेश करिए, आप हमारे देश में नए नए उद्योग कारखाने खोलिए, आपको सस्ते दामों पे ये लेबर आपको मिलेगी। हम लोग भी एक तरीके से लेबर ही हैं। अगर आप ये सोचिए कि आप लेबर हैं, हम लेबर का ही पार्ट। क्यों? क्योंकि हम सरकार को उत्पादन को बढ़ाने में हम उनका सहयोग करें। हर वो इंसान जो किसी न किसी तरीके से सुविधाओं को सृजित कर रहा है या वस्तुओं सेवाओं को सृजित कर रहा है, वो उत्पादन कर रहा है। तो वो सारे लोग जो कि इस उत्पादन का पार्ट है, इसीलिए वो कहते हैं, क्योंकि जो आप मजदूरी यूरोप में पे करेंगे, जो आप यूएसए में पे कर देंगे, उसके मुकाबले अगर एक इंजीनियर आप अमेरिकन इंजीनियर है तो उसके बदले में आप भारत के 3 इंजीनियर होते हैं। जैसे आप 10 से 15 लाख का पैकेज बनाते हैं, तो अमेरिका में अगर उसको काम कराना होगा तो उसको 45 लाख रुपया देना है। ये ज्यादा अच्छा है कि एक के बदले आप 3 काम करा देगा। इसीलिए कहते हैं कि आप हमारे देश में आइए, क्योंकि हमारे देश की संख्या ज्यादा है और आपको आसानी से काम मिल जाएगा, आपको प्रॉफिट। इससे हमको क्या फायदा होगा? इससे हमको ये फायदा होगा कि हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, हमारी जो बढ़ती हुई मांग है, इसको पूरा करने के लिए इस बढ़ती हुई जनसंख्या को अगर हम रोजगार नहीं देंगे तो ये शोर न जाना। किसी भी देश में अगर बेरोजगारों की हरिशंकर परसाई की कोटेशन बहुत फेमस है, अगर किसी भी देश में बढ़ती हुई बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है तो इनको अब किसी भी डायरेक्शन में मोड़ देंगे, बहुत हानिकारक भी हो सकते हैं। अगर आप इनको किसी गलत काम में लगा दीजिए, बहुत तेजी से मोड़, क्योंकि जब आपके ऊपर कोई बात पेट पे आती है या भूख पे आती है तो आप सही और गलत डिसाइड नहीं करता। आपको भूख लगे तो खाना नहीं मिल रहा है तो आप छीन के खाएं। हो सकता है आप किसी का मर्डर करके खाएं, और ये करेंगे अगर आपके पास रोजगार नहीं है। हो सकता है फिर आप खेत में जाके खाएं,
लेकिन जिस व्यक्ति के पास इन सारे सुविधाएं ही नहीं है वो क्या करे? वो कहीं ना कहीं से अपने पेट के लिए जुगाड़ कर रहे हैं। आप सारे लोग यहाँ क्यों बैठे? आप यही आपका इंटेंशन ये है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और अपने लिए जॉब सिक्योर करें, जॉब बात करें, जो कि दिन प्रतिदिन लड़कों की संख्या यानी कि लेबर फोर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो उस बढ़ती हुई संख्या में हम अपने लिए स्थान कैसे बनाएंगे, ये कि हमारे हमको सोचना। तो इसका मतलब ये लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन रेट है, इसका मतलब ये है कि ये बताता है कि कितना ज्यादा आपको प्रोडक्शन ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, जो लेबर है जिसको 15 से 59 साल के बीच कहा गया, कितनी संख्या है। जापान के पास बहुत, जापान में, चीन में जो बूढ़ों की संख्या बढ़ रही है। किसी भी देश में अगर बूढ़ों की संख्या यानी कि एजेड पॉपुलेशन की संख्या बढ़ेगी तो वहां का प्रोडक्शन डाउन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर हो सकता है मुझे इस मार्केट को बनाना हो, एक 20 साल के व्यक्ति इस मार्केट को बनाने में हो सकता है 10 मिनट लेता, एक 50 साल का आदमी इसको बनाने में हो सकता है आधे घंटे लेता। तो अगर मैं 2 जवान आदमियों को रख लूं तो 2-3 मार्केट बना देंगे उसी तरह। तो हर एक देश चाहता है कि उसकी पॉपुलेशन जो है, जवान पॉपुलेशन का इस्तेमाल कितना ज्यादा कर। एक समय यूएस के पास, एक समय यूरोपियन कंट्रीज के पास भी जवान पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन उनकी संख्या धीरे धीरे एक बढ़ने के साथ साथ उनमें जो उनकी जनसंख्या दर वो बहुत कम हुई, क्योंकि जितनी ज्यादा आप एजुकेटेड होना चाहते हैं फिर आप सोसाइटी में ये नहीं देखते कि ज्यादा बच्चे होंगे, आप ये देखते हैं कि सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। आजकल आज से 20 साल पहले 4-4 बच्चे हुआ करते थे, 6-6 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन अब जो नई जनरेशन निकल के आ रही है वो कहती है हमारे 2 बच्चे हो ही अच्छे। एक तीसरी जनरेशन निकल के आ रही है वो कह रही है 1 ही बच्चे। अभी एक नया कॉन्सेप्ट हो रहा है, हम 2 हमारे 2। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इनको पता है कि आने वाले समय में सस्टेन करने के लिए हमको पैसों की जरूरत पड़ेगी, जब हम इनको पढ़ा ही नहीं पाएंगे तो बच्चे पैसे की जरूरत होगी। तो ये कॉन्सेप्ट इसीलिए इतना तेजी से पॉपुलर, और जापान जैसे कंट्रीज में लोग बच्चे ज्यादा रखना पसंद नहीं करते, इसीलिए उनकी पॉपुलेशन जो एजेड पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं बूढ़ों की संख्या बहुत तेजी से, और ये उनके लिए बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि किसी भी देश का अगर डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए तो वहां पर जो प्रोडक्शन करने वाली यूनिट है वो कैसे काम करेगी। तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि वेलफेयर कब मैक्सिमाइज होगा, वेलफेयर तभी मैक्सिमाइज होगा जब आप उत्पादन के लेवल को बढ़ाएं, और साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी भी बहुत तेजी से मजबूत होगी। आपके पास बहुत कहने को बहुत पैसे हैं, लेकिन अगर कोई 4 व्यक्ति आपको लूट के लेके चले गए तो उस सिचुएशन में आप क्या पुलिस के पास जाएंगे? अगर पुलिस ही नहीं सशक्त होगी तो आपकी सोशल सिक्योरिटी नहीं मेंटेन होगी तो आपका वेलफेयर कैसे होगा? तो वेलफेयर एक बृहद कॉन्सेप्ट है जिसमें ये कि वो सारी चीजें जो आपके जीवन को ऊपर ऊंचा ले जाए, ऊपर की तरफ ले जाए, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो नेवी हो। इसलिए हम सारी चीजों की व्यवस्था करते हैं ताकि जब कोई दूसरा देश हम पे हमला करे तो उसका जवाब हो जाए, हम अपने नागरिकों को बचा सकें। अगला कॉन्सेप्ट लिखिए, अनैच्छिक बेरोजगारी, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यहां तक सब समझ में आया? आगे बढ़ूं मैं? अनैच्छिक बेरोजगारी, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने के लिए तैयार है, और जिन्हें काम रोजगार नहीं मिलता, उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है, उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है।
एक व्यक्ति जो काम करना चाहता है वो चाहता है कि इस अर्थव्यवस्था में या इस देश में या इस जगह पे मैं काम करूं, लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा। मैंने बता दिया कि मैं इतनी मजदूरी पे काम करने को तैयार हूं, तो वो काम करना चाहता है, विलिंग एंड एबल है, वो चाहता है मुझे काम मिले, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है। ऐसे सिचुएशन में बोलते हैं आप। जो विकसित देश है, विकसित देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, जापान और रूस, ठीक, और चाइना को भी हाँ काफी हद तक कह सकते हैं। जो विकसित देश हैं उनके सामने भी बेरोजगारी की सिचुएशन आती है, लेकिन जो वहां बेरोजगारी की सिचुएशन आती है वो अलग है। तो विकसित लिखो, आप हेडिंग लिखिए, विकसित देशों में 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। विकसित देशों में 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। पहला चक्रीय बेरोजगारी, जिसको आप बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसी बेरोजगारी जो समय मांग में कमी, ऐसी बेरोजगारी जो समय मांग में कमी, ऐसी बेरोजगारी जो समग्र मांग में कमी के कारण समग्र मांग में कमी के कारण समग्र मांग में कमी करता था, निष्क्रिय उत्पादन क्षमता के कारण हो तथा निष्क्रिय उत्पादन क्षमता के कारण हो और मांग में वृद्धि समाप्त हो जाए, और मांग में वृद्धि समाप्त हो जाए, ऐसी बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। ऐसी बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी दूसरा लिखिए घर्षण जनित बेरोजगारी, इसको आप बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी जब एक व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार में जाता है, एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार में जाता है, तो इन दोनों के बीच में जो अल्पकाल में बेरोजगार रहता है, इन दोनों के बीच में जो वह अल्पकाल में बेरोजगार रहता है,
जो ये अल्पकालिक बेरोजगार रहता है उसी को घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। एक रोजगार से दूसरे रोजगार में जाता है तो इन दोनों के बीच में जो अल्पकालीन और बेरोजगार रहता है उसी को हम घर्षण जनित फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब साइक्लिकल का मतलब समझें। साइक्लिकल का मतलब ये है कि आपके पास एक व्यक्ति जो थोड़े समय के लिए वो काम कर रहा है, एक फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि हो सकता है मैं अभी जॉब कर रहा हूं और मैंने जॉब को स्विच किया, एक नौकरी को मैंने छोड़ी और दूसरी नौकरी की मैं तलाश में हूं, मुझे अपनी दूसरी वाली नौकरी मिली नहीं। तो जो नौकरी मैंने छोड़ी और जो मैं तलाश में, इन दोनों के बीच में जो मैं अल्पकाल में बेरोजगार हूं, इसी को हम बोलते हैं घर्षण। ऐसा तब होता है, हो सकता है मुझे ये लगता हो कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं और मैं एक सफाई कर्मी का काम कर रहा हूं, मुझे लगता है कि मेरी स्किल के अकॉर्डिंग जॉब नहीं है तो मुझे अपनी जॉब चेंज कर देना चाहिए। तो मैंने जॉब चेंज कर दी, जॉब चेंज करने के सोचो मैंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन अभी मुझे नौकरी मिली नहीं। तो इन दो जब तक नहीं मिली, इन दोनों के बीच में मैं खाली बैठा हूं, इसको बोलते हैं साइक्लिकल। का मतलब ये है कि जो अभी गर्मी के शुरुआत में शुरू हो गई, आपने सारे ठंडी कपड़े निकाल दिए, गर्मी शुरू हो रही है, आप टी शर्ट पे आ गए हैं, अब आप ठंडा पानी पी रहे हैं, आप फ्रिज का इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। तो ठंडियों के दिनों में स्वेटर की, गर्म कपड़ों की डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो लोग प्रोडक्शन अधिक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन चूंकि अब ठंडियां चली गई हैं, तो जो वहां पर लगे श्रमिक थे उनके पास अब काम, या तो वो काम चेंज करे, तो हो सकता है कि एक काम को चेंज करके दूसरे काम के बीच में उनके पास गया है, क्योंकि आप पहले वो गर्म कपड़े बना रहे थे, गर्म कपड़े की डिमांड है ही नहीं। अब वो गर्म कपड़े को हटा के ये पतले पतले कपड़े बनाने, सूती कपड़े बनाने में लगे, क्योंकि गर्मी आ रही है। तो साइक्लिकल का मतलब कि कुछ पीरियड उनके पास काम है, लेकिन कुछ पीरियड उनके पास काम, इसको बोलते हैं। और ये सबसे ज्यादा विकसित देशों में देखी जाती है, क्योंकि एक वर्ष के कुछ दिनों मेरे पास काम में, कुछ काफी दिनों मेरे पास काम नहीं। तो ये दोनों जो बेरोजगारी है वो विकसित देशों में। दूसरा लिखिए, अगला लिखिए, विकासशील देशों में, विकासशील देशों में बेरोजगारी के प्रकार। ये मोनोटोनस तो नहीं जा रहा है, मतलब आपको समझ में आ तो रहा है ना, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है ना। विकासशील देशों में बेरोजगारी के प्रकार। साइक्लिकल चक्रीय बेरोजगारी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी समग्र मांग में कमी हो जाए। आप इस समय पहले हीटर की डिमांड, हीटर की डिमांड ज़्यादा थी, लेकिन अब हीटर की डिमांड कम हो गई, क्योंकि लोग इसी की डिमांड ज़्यादा, जो हीटर लगा अब आपके पास फ्रिज की डिमांड बढ़ जाएगी, अब उसका फैन की डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन जब ठंडियाँ आएगी, ठंडी आएगी तो बनाने वाले लोग उसी को है। अगला सब लाइन के लिखे मैंने लिखा है, पहला लिखिए संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल। संरचनात्मक, लिखिए, जब रोजगार तथा श्रम बाजार में उपलब्ध जब रोजगार तथा श्रम बाजार में उपलब्ध
उसके लिए आवश्यक कुशलता में तालमेल ना हो। जब रोजगार तथा श्रम बाजार में उपलब्ध, उसके लिए आवश्यक कुशलता में तालमेल ना हो। इसमें दो बातें आती, एक तो शहरी बेरोजगारी, एक ग्रामीण बेरोजगारी। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति को, जिसको अकाउंटेंट का काम आपको कराना है, उसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, वो जाहिर सी बात है वो बेरोजगार है। जैसे सरकार ने अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये फरमान निकाला कि जो लोग मृतक कास्ट, जिनके कोई धर्म एक्सपायर हो गया, उनकी प्लेस पे नौकरी पाए हैं, तो उनको टाइपिंग टेस्ट देना। क्योंकि अगर आप टाइप नहीं कर पाते हैं तो आप ऑफिस में किस काम करें। वो ये चाहते हैं कि आप अपनी स्किल, यानी आप अपनी जो प्रतिभा है उसको और बढ़ाएं। जब आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें बोल देता है कि आपके पास ये CCC होना चाहिए या किसी तरीके का डिप्लोमा होना चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि उस काम को करने के लिए पर्टिकुलर आदमी इस काम में पारंगत हो। उन्होंने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस नेट होनी चाहिए। जो व्यक्ति, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट तो लाखों लोग हैं, लेकिन जिसके पास नेट की डिग्री नहीं होगा वो कभी भी प्रोफेसर नहीं बन पाएगा। ये आज से 2018 के पहले पहुंचा। अब सरकार को लगा कि नहीं, बदलते परिवेश के अनुसार उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति PhD नहीं होगा वो कभी भी भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनेगा। मतलब पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन थे PG प्लस नेट, किसी भी जो रिलेवेंट सब्जेक्ट है उसमें PG पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस नेट, लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस PhD भी आपके पास नहीं है। वो ऐसा क्यों कर? क्योंकि उनको पता है कि बढ़ते हुए आने वाले समय में अगर हम अपने फैकल्टीज को, हमें अपने रिसोर्सेज को चैलेंजिंग बनाना है या ऐसा बनाना है ताकि जो हमारे, क्योंकि हमारा काम है रिसोर्सेज को जनरेट करना, मैं एक तरीके को उत्पादन ही कर रहा हूँ। आप में से अगर 4 लोग नौकरी पा जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इस मिडिल क्लास का जो गोल है वो फुलफिल हो जाएगा। आप प्री क्वालिफाई करेंगे, आप पीसीएस क्वालिफाई करेंगे, आप वनडे एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे, तो हर एक जो पॉलिसी बनाई जाती है उसके पीछे की जो बैक टीम है वो काम करनी चाहिए। अगर सरकार इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और उसमें कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है तो उसको बंद कर दीजिए। चीनी मिलें आपके उत्तर प्रदेश में कितनी हुआ करती थी, चीनी मिलों को क्या हुआ, घाटे में गई, सबको बंद कर दिया। सरकार ने कहा कि अब हम धीरे धीरे प्राथमिक जो एजुकेशन है, जिसको आप बोलते हैं प्राइमरी एजुकेशन है, उसको धीरे धीरे कटौती करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये उस लेवल पे काम नहीं कर रहा है कि जिस लेवल पे इसको काम करना चाहिए। इससे कई कारण होते हैं। आप ये पहला कारण सबसे मेन है कि जो सरकारी स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं वो अपने बच्चों को क्या वहाँ पढ़ाते हैं? आप सबका जवाब होगा नहीं पढ़ा। तो जब आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि वहाँ की एजुकेशन अच्छी हो? तो कह रहे हैं जब आप अपने बच्चों को पढ़ाने, आप अपने बच्चों को प्राइवेट पढ़ाते हो, खुद आप अपने लिए आपको सरकारी नौकरी चाहिए। ये तो दोनों बातें विरोधाभास है। इसका वाला सरकारी सिस्टम अच्छा नहीं है और आपको सरकारी सिस्टम के थ्रू ही नौकरी मिल रही है। तो अगर सरकारी सिस्टम उस लेवल पे आपको एजुकेट नहीं कर पाएगा, उस लेवल पे एजुकेशन नहीं दे पाएगा, तो इसका तो एक तो सरकार के लिए घाटे का सौदा है। हम इसको क्यों? तो जब ये हम जिस काम की हमने बनाया है इसमें कल्याण जनरेट ही नहीं हो रहा है, बन ही नहीं रहा है, तो हम क्यों रखें प्राइमरी एजुकेशन? पहले जो ये एडेड कॉलेज है, ये एडेड कॉलेज है, तो इसमें अनुदान मिलता था। अब सरकार ने कहा अनुदान हम आपको नहीं देंगे, हम केवल आपकी सैलरी देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे करके अगर सरकार को लगता है कि ये प्रोडक्टिव नहीं है, तो धीरे धीरे करके जो विकासशील देश है उसके साथ समस्या यही, जो विकासशील देश है उसमें जो फ्रिक्शन यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो स्किल है वो स्किल नहीं है और वो चेंज हो गई है। सरकार ने या इंस्टीट्यूशन ने, ऑर्गेनाइजेशन ने डिमांड कर दी कि आपको उस बदलती हुई स्किल को बदलना पड़ेगा। आपको उन्होंने कह दिया कि आपको कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, तो आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, इसलिए आपको जॉब से निकाला जाता है। तो जो बढ़ता हुआ स्ट्रक्चर मतलब ये कि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के कारण भी लोगों की जॉब जा रही है।
पहले जो काम एक आदमी या 10 आदमी मिलकर करते थे वो एक मशीन काम करती थी। मशीन पहले आप हाथ से बर्तन धोते थे, आज मशीन में बर्तन डालिए, बर्तन अपने आप धुल के निकलते। तो ये एक आदमी के लिए कितना आसान काम है कि मैं 2 व्यक्तियों को काम पे लगाऊं और एक मशीन को लगा लो तो वो 2-3 आदमियों का काम इकट्ठा कर दे रही, तो मेरे लिए तो बचत है। तो कहने का मतलब टेक्नोलॉजी में इनकी प्रौद्योगिकी तकनीकी बदलाव के कारण भी लोगों की मदद हो रहा है। तो मतलब जब कभी भी स्किल में या टेक्नोलॉजी का जो बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर, मतलब कि जो चेंजेस होने के कारण जो हो रही है उसको हम कहते हैं संरचना। अगला पॉइंट लिखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी पहला सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी। यह उस स्थिति को दर्शाता है जब एक व्यक्ति व्यक्ति को कृषि के समय जुताई, बुआई, कटाई आदि के समय तो रोजगार मिलता है, कटाई, बुआई, जुताई आदि के समय रोजगार तो मिलता है, लेकिन बाकी समय बेरोजगार। जब भी आप कृषि करते हैं तो शुरुआती समय में ज्यादा काम होता है और जब उसको फसल पक जाती है तो कटने के समय ज्यादा काम। तो अब एक किसान के पास या कृषक के पास, जो किसान करने वाला इंसान है या जो मजदूर है उसके पास ये समस्या है कि शुरुआती दिनों में मेरे पास काम तो है, आखिरी दिनों में काटने से काम है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो मेरे पास में बेरोजगार हूँ इसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। तो इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया, आपने सुना होगा मनरेगा स्कीम है। वो चाहती थी, मनरेगा स्कीम का सबसे बड़ा उद्देश्य था वो चाहती थी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में पलायन तेजी हो रहा है वो कम हो जाए। सारी की सारी ग्रामीण लोग शहरों का भागना शुरू कर देंगे तो गांव में बच जाएगा और हमारी कृषि के हमारे चौपट हो जाएगी। क्योंकि हर इंसान ये सोचता है कि भाई हम शहर की तरफ मूव करें क्योंकि वहाँ पर बच्चों को एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, स्कूल अच्छे मिल जाएंगे और हम अपने बच्चों को कोचिंग में तैयारी करा देंगे, सब कुछ करा देंगे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो जब वो इस तरीके से मूव करेंगे तो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है एकदम खत्म हो जाएगी। और जब भारत को गांव में ही बसता है, महात्मा गांधी ने कहा भारत तो गांव में बसता है, तो हम लोगों को इस तरीके से सुविधाएं देना शुरू करें कि जो सुविधाएं उनको शहरों में मिल रही है वही सुविधाएं उनको गांव में मिल रही। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम कॉलेज बनाएंगे, हम अच्छे प्राइवेट, इसलिए मैं प्राइवेट सेक्टर को इन्विटेशन किया कि आप आइए, आपके पास जमीन है, आपके पास कोई हम आपको लाइसेंस। तो आज से 20 साल पहले आप देखें कि शहरों में भी या गाँव में भी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के स्कूल नहीं होते थे। ये जो हुआ करते थे केवल शहरों में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आज आप देखिए गांव के लेवल पे भी बहुत तेजी से स्कूल का निर्माण होते हैं। 1970s के दौर में हमने ये पूरी कोशिश की थी कि जो फैक्ट्रीज हैं वो गांव के ही आसपास के लोकेशन और जहाँ पे शहर की कनेक्टिविटी आसान। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर एक गांव का आदमी, हर आदमी शहर की तरफ भागना शुरू करेगा। आप उधर सुनते थे फला आदमी कलकत्ता गया, फला आदमी प्रदेश गया, वो इसलिए बोलते थे ताकि उनको पता था कि भाई हमको यहाँ काम नहीं मिलेगा तो बाहर जाएंगे हम 2 रुपये कमा लेंगे। लेकिन अगर इन दोनों समय के बीच में अगर हम उनको मनरेगा जैसी योजना के थ्रू हमको रोजगार देंगे तो जाहिर सी बात है उनके लिए प्लस पॉइंट है। मनरेगा के थ्रू उनको काम करने का काम तो कर पाएंगे, साथ ही साथ वो खेतों से भी अपने लिए अनाज उगा। तो इन जो जब फसल बुआई जाती है और जब काटी जाती है तो ये इन्हीं दोनों पीरियड के समय बहुत ज्यादा काम होता है, दोनों छोटे।
लेकिन बीच में उनके पास काम नहीं होता। इसी गैप को भरने के लिए सरकार तमाम तरीके की स्कीम लाती है, उनको तमाम तरीके के भत्ता भी देती है कि आपको हम बेरोजगारी भत्ता भी आपको देंगे, चलिए आपको जाने की जरूरत नहीं, जो सारी सुविधाएं आपको शहरों में मिल रही है वही सारी सुविधाएं आपको हम गाँव के लेवल पे। इसलिए यूनिवर्सिटी पहले बहुत कम हुआ करती थी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता। अब आप देखिए कि लगभग हर एक एरिया में आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी, कॉलेज में। इसका कारण यही है कि वो चाह रही है कि इतने ज्यादा जो बढ़ते हुए हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है इसको हम कैसे शिक्षित कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी होती है सरकार की कि हम कैसे इस बढ़ती हुई जनसंख्या को शिक्षित करें, क्योंकि निरक्षर युवा से किसी भारत का निर्माण नहीं हो सकता। और जब हमें इनसे अगर काम कराना है या हमें भारत का विकास करना है तो हमको इनको शिक्षित करना पड़ेगा, इसीलिए धीरे धीरे करके कॉलेज में। तो अगला जो मेरा पॉइंट है, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। खेत के उत्पादन को अधिकतम स्तर प्राप्त करने के लिए खेत के उत्पादन को अधिकतम स्तर प्राप्त करने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता है उससे अधिक लोग लगे। खेत के उत्पादन को अधिकतम स्तर प्राप्त करने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता है उससे अधिक लोग लगे। इसका मतलब यह है कि खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं और 50 किलो गेहूं पैदा कर रहे हैं, 50 किलो धान पैदा कर रहे हैं। अगर हम उसमें से 2 व्यक्तियों को निकाल दें और जो हमारा जो गेहूं है अभी भी 50 किलो पैदा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जो 2 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं उनकी कोई प्रोडक्शन में कोई खास फर्क देखने को नहीं मिल रहा। मतलब अगर हम उनको निकाल भी दें तो प्रोडक्शन या उत्पादन हमारा सेम। तो एक तरीके से हम ये कहते हैं ये छिपे हुए बेरोजगार तरीके से अगर इनको निकाल देते बेरोजगार है जबरदस्ती से लगे। तो अगर हम इन 2 व्यक्तियों को निकाल दें हमारा उत्पादन स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये छिपी हुई बेरोजगारी। इन व्यक्तियों को हम यहाँ से निकाल के अगर हम किसी दूसरे में लगा दें तो हमारी जो आय होगी वो डबल हो सकती है या ज्यादा हो जाएगी, डबल नहीं होगी ज्यादा तो हो ही जाएगी। हम यहाँ से इनको निकाल के हो सकता है किसी कंस्ट्रक्शन के काम में लगा दें तो हमारी इनकम जो आय है वो बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। तो ये जो अधिकतम काम कर रहे हैं, जितनी जरूरत है और इतना अधिकतम काम कर रहे हैं, तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो 5 लोग लगे हैं इससे उत्पादन में क्या परिवर्तन आ रहा है, तो 3 लोगों को काम करने से क्या होगा। भारत में जो प्रचंड बेरोजगारी ये कॉमन है, ये हर भारत में एकदम स्थिति पाई जाती है। जो काम 2 से 3 लोग कर सकते हैं उसको परिवार पूरा का पूरा लगा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास काम करने के लिए और कोई संसाधन नहीं है या और कोई साधन नहीं है, इसलिए वो अपने खेतों में लगे। लेकिन अगर उनको मौका मिलता है, अगर उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो जाहिर सी बात है उसमें 2 से 10 कोशिश करेगा मैं जा रहा हूँ शहर में कमाएंगे तुम घर में, ऐसी सिचुएशन मौजूद है। तो प्रचंड बेरोजगारी, इसी प्रचंड बेरोजगारी, और इसको कुछ लोगों ने दूसरा नाम दे भी लिख लिया। बेरोजगारी की धारणा का सर्वप्रथम उल्लेख बेरोजगारी की धारणा का सर्वप्रथम उल्लेख
सर्वप्रथम हटा दीजिएगा, उल्लेख सर्वप्रथम हटा दीजिएगा। जॉन मिसेस जॉन रॉबिन्सन, हाँ नहीं ये अगला वो एक डॉट बना के डॉट या बुलेट पॉइंट बना के बेरोजगारी की धारणा का उल्लेख जॉन रॉबिन्सन ने, मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने 1936 से मंदी के समय रैगनर नक्स ने इसे अदृश्य बचत संभावना का रैगनर नक्स ने इसे अदृश्य बचत संभावना का, इसका मतलब यह है कि इसको किसी और कहीं और लगाया जा सकता है। बचत संभावना का मतलब ये है कि जो आदमी 10-5 लोग काम कर रहे हैं उसमें जो 2 लोग, अगर 3 लोग भी काम करें तो उत्पादन उतना ही होगा, जो 2 लोग काम करें, एक तरीके से बचत है, इसको हम कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जो मैंने कहा कि वो किसी और से काम करे, ये बचत है, इस बचत को हम कहीं और लगा सकते हैं, हमारे लिए काम। बुलेट ग्रुप में लिखिए, अमर्त्य सेन का नाम आप लोगों ने सुना है कि नहीं? अमर्त्य सेन को वेलफेयर इकोनॉमिक्स में 1998 में भारत दुनिया में नोबेल मिला था। आप ये लिख सकते हैं एक पॉइंट, 1998 में ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र में ही आज को नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, वो आप वनडे एग्जामिनेशन कभी कोई देते हैं तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में मिला है। AK सेन या अमर्त्य कुमार सेन बंगाल के रहने वाले और काफी रिनोड इकोनॉमिस्ट थे, मतलब बहुत प्रतिष्ठित इकोनॉम भारत के अभी हैं। मैंने क्या बोला? अमर्त्य सेन ने इसे मानवीय घंटों का आधिक के रूप में परिभाषित किया। अमर्त्य सेन ने इसे मानवीय घंटों के आधिक के रूप में परिभाषित किया। अब इसी बात को मैं दूसरे शब्दों में ऐसे कहूं कि एक आदमी अगर दिन में 8 घंटे काम कर रहा है तो 5 आदमी कितने काम करेंगे? 40 घंटे तरीके से 8-40। लेकिन अगर हम 3 व्यक्ति ही उतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब 24 घंटे में भी काम चल सकता है। तो जो 16 घंटे हो रहे हैं ये एक्स्ट्रा हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो इन 16 सबने वही बात कही, लेकिन अपने अपने शब्दों में किसी ने इसको बचत के रूप में देखा, किसी ने कहा कि ये अधिक घंटे एक्स्ट्रा काम है घंटों के रूप में। तो जो एक्स्ट्रा ये घंटे हैं इसको अधिक के रूप में, तो जो 16 घंटे हैं इसको हम कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। अगला लिखिए, वकील तथा ब्रह्मानंद ने अपने वेज और वुड्स मॉडल में इसे श्रमातिरेक, मतलब श्रम का अतिरिक्त जो श्रमातिरेक है, इसे श्रमातिरेक के उत्पादन पहलू पर विचार किया। इसका मतलब जो श्रम एक्स्ट्रा हो रहा है इस पे कहीं और उत्पादन किया जा सकता है।
भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास अभी सिचुएशन चेंज हो रही है। अगर खेत में कोई लोग की जरूरत है तो कहते आप वो लगाओ तो लोग हम बाहर कमा लेंगे। लेकिन फिर भी उसके अलावा भी देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारा देश अभी भी विकसित देश, हालांकि हम सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर हमारा कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जो मैक्सिमम अगर आप आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रोजगार किसमें मिलता है वो कृषि करते हैं। लेकिन जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? सेवाओं का, सर्विसेज का। लेकिन सबसे ज्यादा जो रोजगार देता है वो है कृषि का। तो जब सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं, क्योंकि लोगों के पास इसके अलावा कोई और काम नहीं, इसलिए सरकार ये प्रोत्साहित कर रही है कि आप नगदी फसलें करें। ये जो पारंपरिक फसलें हैं गेहूं धान, इससे हट के आप तमाम नगदी फसलें, कपास उगाएंगे, शुगर के गन्ना उगाएंगे, केला की हमारे कौशाम्बी में केला बहुत ज्यादा होता है। वो चाहते हैं कि आप इस पारंपरिक कृषि इससे हटके निकालिए ताकि आपकी इनकम बढ़ जाए, क्योंकि आप गेहूं धान लगाएंगे तो आपको उतना पैसे नहीं मिलेंगे जितना आपको नगदी फसलों में मिलेंगे। नगदी फसलें वो होती है जिनको आप व्यक्तिगत पैसे नहीं कोई रूप में कर सकते। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया बाद में जिसको बोलते हैं बेरोजगारी का जाल, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप। अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप देखिए, बेरोजगारी की ऐसी स्थिति जिसमें बेरोजगारी संबंधी राहतें, जैसे बेरोजगारी भत्ता अधिक मिले, बेरोजगारी संबंधी राहतें जैसे बेरोजगारी भत्ता अधिक मिले और लोग काम करना कम पसंद करें, ऐसी स्थिति को बेरोजगारी जाल कहा जाता है। अरे बेरोजगारी जाल है क्या? अभी रिसेंट में एक स्कीम आई, 500 रुपए सरकार दे रही है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना था बीए में। कुछ याद है आप लोगों ने? शायद काफी लोगों ने कराया भी। आई थी स्कीम, नाम क्या था उसका? श्रम कार्ड। इसका मतलब ये कि सरकार आपको बिना किसी उत्पादन किसी आपको 500 रुपए हर महीना आपके अकाउंट में देगी। नहीं आया वो अलग चीज। अगर मैं ये कहूं कि मैं अगर सरकार आपको 30,000 रुपए हर महीना दे, तो आप में से कितने लोग फिर भी काम करना पसंद? मैक्सिमम लोग काम करना पसंद नहीं करेंगे। जब फ्री के आपके अकाउंट में हर महीने 30,000 रुपया आ रहे हैं, आप क्यों काम करोगे? नहीं काम करोगे। किसी भी देश में जब जनसंख्या बढ़ जाती है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाती है, तो उनको पता है कि जब बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाएगी तो उपद्रव करेंगे, नुकसानी पहुंचाएंगे, ईंटा मारेंगे, ट्रेन तोड़ेंगे, बस तोड़ेंगे, यही करेंगे। ये कॉमन है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। इंसान पेट के लिए सब कुछ करता है। तो जब इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, इनको कुछ ना कुछ देते रहो ताकि ये खुश हो। इसीलिए वो कहते हैं हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ता कुछ है नहीं, वो बेसिकली वो चाहते हैं कि आप शांत रहें, क्योंकि सरकार के पास उतने रोजगार के संसाधन नहीं है वो सबको रोजगार दे। किसी भी इकोनॉमी के पास इतने संसाधन नहीं है। अगर जिसकी बढ़ती हुई जनसंख्या हो, इतनी 1 करोड़ की 40 करोड़ 140 करोड़ की पॉपुलेशन हो, वो इसके उस देश के लिए मुश्किल होगा तो सारे लोगों को रोजगार दे सकते।
तो अब इतने ज्यादा बेरोजगार हो गए हैं, तो इनको क्यों ना इनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। बहुत सारे विकसित देश लोगों को देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो इसलिए भी देते हैं कि अगर लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो खर्च कहाँ करेंगे, और जब लोग खर्च नहीं करेंगे प्रोडक्शन कैसे होगा। भाई मेरे पास पैसे नहीं, साबुन खरीदने के पैसे नहीं है, तो साबुन बनाने वाली कंपनी तो बंद हो जाएगी। कॉमन बात, सिंपल सी बात। तो इससे अच्छे तो कुछ अकाउंट में डाल दे रहो भाई, तुम खाते पीते रहो, कम से कम तेल शैम्पू कुछ तो खरीदते रहो, आटा दाल चावल कुछ तो खरीदते रहो, क्योंकि आप नहीं खरीदोगे तो सबकी दुकानें तो बंद हो जाएंगी। अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा? जो बड़ा आदमी इन चीजों को बना है। रिलायंस कितनी बड़ी ग्रोसरी शॉप बंद नहीं हो जाएंगी, अडानी के जो तेल आप फॉर्चून खरीद रहे हैं वो बंद नहीं हो जाएगा। इसीलिए सरकार आपको बेरोजगारी, ताकि पहली बात तो आप नुकसान कम करें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग रहेंगे तो आपको क्या करेंगे, 500 रुपए लेंगे तो कम से कम कुछ दिन शाम को बैठेंगे, और सरकार कहेगी हमने आपको बेरोजगारी भत्ता दिया है। क्योंकि ये बेरोजगारी भत्ता आपके अंदर काम में कमी लाए। आप काम करना बिल्कुल पसंद, ये स्वाभाविक है, इंसान मनुष्य का नेचर है। अगर उसको सारी चीजें फ्री में दे दोगे तो काम करना पसंद नहीं करेगा। ये नेचर, ये स्वाभाविक है कि हमको मुझे अगर सरकार 50,000 रुपए दे मैं क्यों आना पसंद करूं। तो अगर ये बेरोजगारी भत्ता ज्यादा मिलने लगेगा तो लोग काम करना पसंद नहीं करेंगे, और यही इस सिचुएशन को बोलते हैं बेरोजगारी भत्ता। कल को सरकार की योजना बंद तब जो लोग बैठे थे वो कहाँ जाए, किसी का, क्योंकि अब उन्होंने पिछले 10 सालों से बेरोजगारी भत्ता का फायदा उठाया है। इस दौरान उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं, कोई नई स्किल नहीं सीखी, कोई चीज ऐसा नहीं सीखा जिससे उनकी इनकम बढ़ सके, तो अब वो ट्रैप में फंस चुके। अब वो किसी काम के लिए कोई काम नहीं कर सकते, ना उनके पास कोई स्किल है, ना उनके पास कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो काम कहाँ पे। तो इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए ये स्थिति जो जनरेट होती है उसको बोलते हैं बेरोजगारी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब 2005 से 2014 के बीच प्राइम मिनिस्टर हैं, उस समय देश की जीडीपी जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन वो लेवल तो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बड़ा बहुत तेजी से फेमस हो रहा था, जॉबलेस ग्रोथ। मतलब ये कि जीडीपी तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन क्या उस अनुपात में लोगों को रोजगार मिल रहा है, क्या लोगों को काम मिल रहा है? आज सिचुएशन ये हो गई है कि एक चपरासी की पोस्ट के लिए कोई काम छोटा है बड़ा नहीं होता है, लेकिन अगर आपकी क्वालिफिकेशन पीएचडी वाली है, आप सफाई कार्य काम करते हो बिल्कुल नहीं ठीक लगेंगे, क्योंकि तो उसके लिए मिनिमम योग्यता तो 8वीं पास है ना, या 5वीं पास है, या 10वीं पास है, यही हो सकती है ना। लेकिन उसमें अप्लाई करना है कि एफबीए का स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है तो पास कर चुका, एक पीएचडी का अप्लाई कर चुका। क्यों अप्लाई कर रहा है? क्योंकि उसके पास जॉब है ही नहीं। तो उस सिचुएशन में उसको अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। अभी मार्केट में नया फॉर्मूला है, आपने देखा होगा, एमबीए चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली, चाय सुट्टा बार, नाम सुना होगा आपने कहीं ना। वो इसलिए है ताकि इसके थ्रू अब लोग काम करना पसंद करें, एमबीए लोग चाय बेचना पसंद करें। और आप सोचिए कि उनका टर्नओवर करोड़ों का है, बीएमडब्ल्यू लेके चल। एमबीए चाय वाले में आप लोग पता नहीं गए नहीं, कभी गए, मैं तो गया हूँ इनको बार, केवल ये देखने के लिए इनका सिस्टम काम कैसे। तो आपको 25 रुपए की चाय पिलाएंगे, और साथ ही साथ आप जाएंगे तो अगर आप कोई सैंडविच भी लेते हैं तो कम से कम 80-85 रुपए के सैंडविच हो। नाम तो है वो एमबीए चाय वाला, लेकिन अगर आप वही इधर एक साइड में रोड के किनारे चाय पी लेंगे तो आपको 5-6 रुपए में चाय मिल जाएगी, लेकिन वहां जाएंगे तो आप 25 रुपए आराम से खर्च करेंगे। ये होती है मार्केटिंग। मैं आपको बोलूं कि पानी कौन सा पिएंगे तो आपके दिमाग में बिना सोचे समझे है केंट, क्योंकि हेमा मालिनी ने कहा था केंट मतलब सबसे सुरक्षित। हमारी पूरी जनरेशन इंक्लूडिंग मी, मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद हैंडपंप से पानी पीता हुआ है, लेकिन जब मैं हरदोई में आया तो मेरे पार्टनर ने कहा कि नहीं हम आरओ लगवाओ। मैंने कहा नहीं पी लेंगे, अभी तो पीते आए हैं, बोलते नहीं एक बार बीमार पड़ेंगे, क्योंकि मेरे अंदर डर है। एक बार मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मेरे कम से कम 25,000 लग गए, इससे 6-15,000 दारू लगवा दो, बीमार भी नहीं होगी, टेंशन भी नहीं रहेगा। तो बिजनेस किस तरीके से आपके दिमाग को खेल रहा है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि कैसे आपके दिमाग, आपको हम सबको लगता है कि हम अपने दिमाग से काम करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप केवल और केवल मार्केटिंग का हिस्सा है, आप केवल
आपके जेब से पैसे कैसे निकालने को कंपनी इसके लिए पूरा प्रोडक्ट है। आपके दिमाग में ठंडा मतलब कोका कोला, तो आपके दिमाग में ठंडा में प्यास लग रही है तो कोका कोला ले आओ। गर्मियों में आपकी त्वचा रूखी हो गई है तो ये क्रीम लगाओ, ये वैसलीन है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर इस चीज का उपयोग आप नहीं करेंगे तो आप ये अपने आप को, आपके पास बुलेट नहीं होगी तो आपके समाज में इज्जत नहीं होगी। ये क्यों बनाया जाता है? ताकि आप उस चीज का कंजम्पशन हो जाए। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है बेरोजगारी का आधार हम कैसे नापेंगे। तो प्रोफेसर राजकृष्ण के अनुसार बेरोजगारी चार तरीके से हम बेरोजगारी का आधार में चार तरीके का बताया। समय के आधार पर, आय के आधार पर, इच्छुकता के आधार पर और निष्पादन के आधार पर। इसको मैं एक लाइन में लिखा दूंगा, ये दिमाग में कभी का आंसर आप लिखें तो इस चीज को बता सके, इसलिए मैंने लिखा। समय के आधार पर क्या मतलब है कि कम आपको जितना घंटे आप काम करना चाहते हो उससे आपको कम घंटे काम, आपको 8 घंटे काम करने का मन है लेकिन आपको रोजगार 2 घंटे का, ये समय के आधार पर। आय के आधार पे आप 50,000 रुपए कमाना चाहते हैं लेकिन आपको मिल जाता है 30,000, ये आय के आधार पर। इच्छुकता मतलब कि आप अधिक से अधिक और काम करना चाहते हैं लेकिन आपको इतना काम मिल नहीं रहा। और चौथा ये है कि अगर आपको निकाल दिया जाए फिर भी उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उत्पादन नहीं घट रहा है, तो निष्पादन क्या है। निष्पादन के आधार मतलब अगर आपको निकाल भी दिया जाए फिर भी उत्पादन स्तर में कोई कमी ना हो तो वो निष्पादन के आधार। बुलेट पॉइंट में लिखिए या उसमें लिखिए बुलेट बना के। योजना आयोग का नया नाम क्या है? नीति आयोग। नीति का पूरा नाम क्या है? हाँ ठीक है, आधा सही बताया। और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बिल्कुल सही। योजना आयोग ने बेरोजगारी से संबंधित एक कमिटी का निर्माण, योजना आयोग संबंधित भगवती कमेटी का निर्माण किया या बनाया या गठित की। भगवती कमेटी के बाद पुस्तक में लिखे ना 1973 में आई थी। योजना आयोग ने बेरोजगारी से संबंधित एक भगवती कमेटी 1973 में गठित की जिसने 3 धारणाएं दी। पहला, सामान्य मूल्य, यूजुअल स्टेटस इंग्लिश में बोलते हैं इसको। यूजुअल स्टेटस, कोई व्यक्ति, इसमें इसी में लिखिए, कोई व्यक्ति %50 से कम या कोई व्यक्ति साल भर में, लिखिए कोई व्यक्ति साल भर में या एक साल में 50% से कम या 183 दिन से कम काम करता है, कोई व्यक्ति एक साल में 50% से कम या 183 दिन से कम काम करता है तो उसे समाज मूल स्थिति का बेरोजगार कहा जाता है। ये एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है, जो ये मैं दिखा रहा हूँ इससे बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसका मतलब यह है कि 365 दिनों में अगर आप 183 दिन भी रोजगार नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं समाज मूल्य स्थिति का बेरोजगार।
यानी कि 50% दिनों में आप अगर रोजगार आपके पास नहीं है तो आपको सामान्य स्थिति का रोजगार। दूसरा लिखिए चालू साप्ताहिक स्थिति, करंट वीकली स्टेटस। करंट वीकली स्टेटस यह समीक्षा दिन के ठीक पूर्व के सप्ताह, यह समीक्षा दिन के ठीक पूर्व के सप्ताह या 7 दिनों में, या 7 दिनों में किसी व्यक्ति के कार्य स्थिति को प्रदर्शित करता है। किसी व्यक्ति के कार्य स्थिति को प्रदर्शित करता है। पूर्ण विराम। वह रोजगार की स्थिति में तब माना जाएगा, वह रोजगार की स्थिति में तब माना जाएगा जब सप्ताह के किसी दिन कम से कम 1 घंटा काम किया हो। पूर्ण विराम। अगर उसने सप्ताह के किसी दिन 1 घंटे से कम काम किया है जब सप्ताह के किसी भी दिन उसने 1 घंटे से कम काम किया है तो वह चालू साप्ताहिक स्थिति का बेरोजगार होगा। उसने सप्ताह के किसी भी दिन 1 घंटे से कम काम किया है तो वह चालू साप्ताहिक स्थिति का बेरोजगार होगा। इसका मतलब ये है, ये लिखना नहीं है, बताओ, तब वह उसे चालू साप्ताहिक स्थिति का बेरोजगार माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि 7 दिनों में उसको हर दिन कम से कम 1 घंटे का रोजगार मिला। अगर वो दिन में 8 घंटे काम करे, अगर एक घंटे भी काम मिला है और किसी भी दिन उसको 1 घंटे से कम काम मिला है तो वह चालू साप्ताहिक स्थिति का रोजगार। तीसरा लिखिए चालू दैनिक स्थिति। चालू दैनिक स्टेटस या किसी व्यक्ति के चालू दैनिक स्टेटस के आगे लाइन ये लिख सकते हो कि इसको 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस्तेमाल किया गया था। इस मेथोडोलॉजी कभी क्वेश्चन आ जाए 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल किया गया। यह चालू दैनिक स्टेटस को इस्तेमाल में लाया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? 2007 से 2012। अभी भी कोई पंचवर्षीय योजना चल रही है कि पंचवर्षीय योजना के सिस्टम कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया। नीति आयोग कब शुरू हुआ था? 1 जनवरी 2015। या किसी व्यक्ति की समीक्षा के या किसी व्यक्ति के समीक्षा दिन के पूर्व या किसी व्यक्ति की समीक्षा दिन के पूर्व के 7 दिनों में, मुझे ऐसा कहा, मैं जनरली लिखाता नहीं हूँ, मैं आप लोगों को कहा गया कि खुद को लिखाइएगा तो मैंने खुद को लिख के आया, मैं कभी लिखता नहीं, मैं नॉर्मली एक पेज या आधा पेज लिखता हूँ। तो आपको समझ में आ रहा है इसलिए लिखा। तो कहना ये है कि उसके पास कुछ सब्सटेंशियल कुछ होना चाहिए ताकि वो उसको रिवीजन करके एग्जामिनेशन हॉल में जा सके, ऐसा मुझे कहा। चलिए ठीक। तो मैं कहा था कि दिन के पूर्व 7 दिनों में प्रत्येक दिन की किसी व्यक्ति समीक्षा दिन के पूर्व के 7 दिनों में प्रत्येक दिन की कार्य स्थिति प्रदर्शित करता है।
यह किसी व्यक्ति के समीक्षा दिन के पूर्व के या किसी व्यक्ति के समीक्षा दिन के पूर्व के 7 दिनों में दिन के पूर्व के 7 दिनों में प्रत्येक दिन की कार्य स्थिति को प्रदर्शित करता है। पूर्ण विराम। यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 4 घंटे यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 4 घंटे या इससे अधिक कार्य करता है यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 4 घंटे या इससे अधिक कार्य करता है तो उसे उस दिन पूर्ण रोजगार में कहेंगे। तो उस दिन उसे पूर्ण रोजगार में कहेंगे। पूर्ण विराम। पर यदि उसने 4 घंटे से कम काम किया हो यदि उसने 4 घंटे से कम काम किया हो तो उसे आधा दिन कार्यरत ही मानेंगे। आधा दिन ही कार्यरत मानेंगे। इस प्रकार यदि किसी ने किसी दिन 1 घंटा भी काम नहीं किया हो तो उसे चालू दैनिक स्टेटस पर बेरोजगार कहेंगे। तो उसे चालू दैनिक स्टेटस पर बेरोजगार कहेंगे। पूर्ण विराम। एक लाइन और लिख दो। जहां सामान्य स्थिति बेरोजगारी तथा साप्ताहिक बेरोजगारी दर व्यक्तिगत दरें हैं वहीं चालू दैनिक स्टेटस समय दर है। एक लाइन और जोड़ लो आगे से। भारत में मासिक स्तर की बेरोजगारी की माप के लिए कोई भी मेथड उपयोग में नहीं लाया जाता है। मासिक स्तर बेरोजगारी को माप के लिए कोई भी उपयोग में नहीं लाया जाता। इसका मतलब ये है कि जब कभी क्वेश्चन आता है तो उसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और इसमें पूछेगा कौन इसमें बेरोजगारी मापने का तरीका नहीं है, उसमें दे देगा हिंदी में क्वेश्चन में मासिक दर या मंथली स्टेटस, यूजुअली मंथली। तो वो चीजें नहीं होगा। 3 तो ये होगी लेकिन चौथा उसमें नहीं होगा, तो आप उसको एलिमिनेट उसको निकाल। तो इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति ने अगर 8 से 4 घंटे से कम काम किया है तो हम उसको अगर 8 घंटे कितना मैंने बोला 8 घंटे 4 घंटे उससे कम काम किया है तो उसको हम उस दिन अगर 4 घंटे काम किए तो उस दिन तो उसको पूर्ण रोजगार कहेंगे। लेकिन उसने 4 घंटे से कम काम किया, 1 घंटे से कम काम किया तो वो हमें मानेंगे कि वो चालू दैनिक वो बेरोजगार। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर अगले ठीक। यहाँ तक में अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। आपको पढ़ा के अच्छा लगा।